हमारा नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? नेक्स्ट आएगा अभी। हाँ, कार पॉलिसी की बात कर रहे थे। कार पॉलिसी देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। कार पॉलिसी सब्सक्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। कार पॉलिसी शेड बी टेकन बाय एमएस, जो भी है कॉन्ट्रैक्टर का नाम, फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्टर। अमाउंट 0.1% विल बी रिकवर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सब्सक्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉय सब्सक्राइब मतलब एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर मतलब क्लाइंट, एम्प्लॉयर मतलब क्लाइंट। क्लाइंट क्या कर रहा है? कार पॉलिसी को वो टेक केयर कर रहा है। ठीक है, क्लाइंट क्लाइंट टेक केयर कर रहा है। और 0.1% विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर सम। मतलब क्या होता है? देखो, कुछ चीजें ऐसी है ना, कंप्लाइंसेस कंप्लाइंसेस ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लो आप ड्राइव कर रहे हो, आपकी बाइक है, गाड़ी है। अगर आपका इंश्योरेंस रात को 12 बजे जो है एक्सपायर हो रहा है आज, ठीक है, और आप 12 बज के 1 मिनट पे रोड पे निकल गए और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो वो आपको चालान काटेगा कि नहीं काटेगा? भाई काटेगा ना। बोलेगा भैया तुम तो बिना, तुम्हारा तो इंश्योरेंस खत्म हो गया, अब जाओ घर, निकालो पैसा। तो वही चीज होती है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भी। क्या होता है कि जो हमारे कंप्लायंस होते हैं, जो ये जो पॉलिसीज वगैरह होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर मान लो हमारी पॉलिसी, वैसे तो स्कोप रहती है कॉन्ट्रैक्टर के, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर तुम्हें मालूम है बहुत सीरियस नहीं रहता है इन चीजों को लेके। इंश्योरेंसेस वगैरह को लेके बहुत सीरियस नहीं रहता है, उसको केवल प्रोग्रेस से मतलब होता है। जल्दी से काम खत्म हो, पैसा आए, चिनाई करो, कंक्रीटिंग करो, शटरिंग करो, ये करो। सेफ्टी से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्वालिटी से उसको कोई लेना देना नहीं है, कंप्लाइंस से उसको कोई लेना देना। उसको केवल और केवल मतलब है पैसे से, कि पैसा आना चाहिए, बस पैसा आना चाहिए। ठीक। तो उस केस में क्लाइंट फंस जाता है। मान लो, वही जैसा अभी हम बात कर रहे थे, मान लो साइट पे आज कार पॉलिसी है, वो आज रात 12 बजे एक्सपायर हो रही है, और जो है उसने रिन्यू नहीं कराई, उसने रिन्यू नहीं कराई। और कुछ देर बाद जो है रात को विजिलेंस वाले आए और वो थापा मार के चले गए। भाई साइट बंद, पेनल्टी कौन देगा? भले ही पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर देगा, लेकिन साइट बंद किसकी होगी? साइट क्लाइंट की बंद होगी। नुकसान किसको होगा? क्लाइंट को होगा। किसकी गलती की वजह से? कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट उसने कंप्लीट नहीं किया हो, तो नुकसान उसको, क्लाइंट को उठाना पड़ रहा है। तो इस चीज से क्लाइंट बचने के लिए क्या करता है? इन चीजों को अपने स्कोप में रखता है। यहां पर क्लाइंट ने कहा है कि भैया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, मतलब मैं टेक केयर करूंगा, इंश्योरेंस मैं करूंगा, पैसा तेरे से काटूंगा, ताकि एक्सपायर होने से पहले ही वो रिन्यू हो जाए। तेरे हेडेक नहीं दे रहा हूं, पैसा लूंगा तेरे से, लेकिन हेडेक मैं ले रहा हूं, ताकि मेरी साइड कल की डेट में बंद ना हो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। ठीक है। अभी कार पॉलिसी क्या होती है भाई? कार पॉलिसी क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्टर का जो साइट पे हमारा मटेरियल्स वगैरह जो होता है ना, वो सब इसके अंदर कवर्ड होता है। कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी है ये। कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी मतलब साइट पे जो, मान लो कभी आग लग जाती है, जैसे तुमने देखा होगा फिल्मों में दिखाते ना, पुराने लोग आग जला देते थे, फैक्ट्री जला देते थे अपनी। तो वो क्यों जलाते थे? इसीलिए जलाते थे, उनको पता है मेरी फैक्ट्री का मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, क्लेम में ले लूंगा, क्लेम में ले लूंगा, मुझे चलानी तो है नहीं अब आगे से ये, तो पैसा तो मुझे मिल ही जाएगा इंश्योरेंस का। तो यही चीज है, हम अपने साइट को सिक्योर करने के लिए, मटेरियल को सिक्योर करने के लिए, मटेरियल को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कार पॉलिसी करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी होता है इसके लिए। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार इंटरव्यू में, कार पॉलिसी क्यों करते हैं? ठीक है, तो मटेरियल को हम लोग सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं? ये करते हैं। फिर आता है डब्ल्यू, ये आता है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, टीपीआई। टीपीआई क्या होता है भाई? यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल विल क्लेम, और कितना? 10%। 10%, 10 लाख की जो है टीपीआई होगी। क्या होता है टीपीआई? क्या होता है टीपीआई? टीपीआई नहीं माना? हाँ भाई सुभाष, क्या होता है टीपीआई? मालूम है टीपीआई क्या होता है सुभाष? आवाज आ रही है मेरी? सर थर्ड सर हाँ बोलो। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। थर्ड क्या पार्टी होता है? इंस्पेक्शन जैसे कि इंस्पेक्शन नहीं होता है। क्लाइंट थर्ड पार्टी क्या होता क्या है ये? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, इंस्पेक्शन नहीं होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है।
ठीक है। वो इंस्पेक्शन अलग ओके। है। तो ऑडिट होता है, वो ऑडिट वाला इंस्पेक्शन बोल रहे हो तुम, कि बाहर से कोई बंदा आ गया चेक करने के लिए, ये चेक करने वाला नहीं है इंस्पेक्शन। ये है इंश्योरेंस, टीपीआई मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। क्या होता है ये? क्या होता है देखो, जो साइट के अंदर जो मैन पावर है, देखो क्लाइंट भी इंश्योरेंस कराता है अपने स्टाफ की, ठीक है, क्लाइंट अपने स्टाफ की इंश्योरेंस कराता है। कॉन्ट्रैक्टर अपने स्टाफ की इंश्योरेंस, डब्ल्यूसी होती है ना, वर्क कंपनसेशन पॉलिसी जो होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने स्टाफ की इंश्योरेंस कराता है डब्ल्यूसी के अंदर। जो भी उसके मैन पावर होती है वो डब्ल्यूसी में कवर्ड होती है। ऐसे ही क्लाइंट की भी डब्ल्यूसी होती है, वर्क कंपनसेशन पॉलिसी। अब मान लो हमारी साइड पे ऐसा तो है नहीं कि बंदा बाहर से नहीं आता है, कई बार बाहर से भी बंदे आते हैं विजिट पे, ऑडिट पे, ठीक है ना। कोई मटेरियल लेके आ गया, ट्रक लेके आ गया। अब उस टाइप से किसी बंदे के साथ में जो बंदा था, जो साइट से रिलेटेड नहीं है, बट वो साइट पे आ गया है, मतलब जिसका परमानेंट काम नहीं है साइट पे, वो विजिट के लिए आ गया या ऑडिट के लिए आ गया या किसी भी काम से आ गया साइट पे, और उसका कोई मिसहैप हो गया, कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो वो कहाँ कवर होगा? अगर उसको मुआवजा नहीं मिलेगा तो भाई साइट बंद हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो भैया वो आया कैसे साइट पे, एंट्री कैसे मिली? ठीक है। अब जब एंट्री तुमने दे दी, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे स्टाफ की गलती है, गेट कीपर की गलती है, उसने एंट्री दे दी उसको, और एंट्री दे दी तो वो बंदा मर कैसे गया? अब मर गया तो मुआवजा कौन देगा? तो वो मुआवजा देने के लिए हम लोग टीपीआई करते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करते हैं, सो दैट कि इन केस कोई खुदा ना खास्ता कभी साइट के ऊपर ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वो बंदे को भी कुछ क्लेम मिल सके। तो यहाँ पर क्लाइंट ने लिखा हुआ है 10 लाख का इंश्योरेंस उस टाइप का होना चाहिए। थर्ड पार्टी की जो क्लेमिंग जो वो है ना अमाउंट, वो 10 लाख की कम से कम होनी चाहिए, ताकि वो बंदे के साथ में जो भी हुआ है, अब जिसकी भी गलती से हुआ, जो भी हुआ हुआ तो साइड के अंदर ना, तो साइड बंद ना हो, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 लाख का टीपीआई करेंगे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, लिक्विड डैमेजेस। अब ये लिक्विड डैमेजेस क्या होते हैं भाई? लिक्विड डैमेज क्या होता है? सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, लिक्विड डैमेज। पानी का डैमेज कभी देखा है? हाँ भाई शुभम, सुभाष, क्या होता है लिक्विड डैमेज? सर एक तो मुझे ना आवाज ब्रेक हो रही थी थोड़ी देर से, मैं अभी अभी कनेक्ट हुआ है। चलो कोई थोड़ी बात नहीं, अब दिक्कत आ आ रही रही थी है। मुझे। लिक्विड डैमेज क्या हाँ होता है? जी, आ रही है अब। लिक्विड डैमेज क्या होता है? अ, पानी से बहने वाला कोई नुकसान हो जाए पानी से, वो लिक्विड जी डैमेज हो जी। गया, है ना। वही वही हो आजकल गया। हिमाचल में ज्यादा हो रहा है सर। हाँ वो तो जी। चलो, वो तो नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, वो तो उत्तराखंड में भी होता है, हर जगह हो रहा है आजकल, तो बारिश की वजह से सब जगह दिक्कतें आ रही हैं। तुम्हारे हिमाचल में तो इस बार बहुत ज्यादा जी डिजास्टर हुआ है ना, जी बहुत सर। ज्यादा स्लाइड लैंड स्लाइड। परसों देखा वो कुल्लू का था, कहाँ का था, वो पूरा का पूरा मकान ही, 4-5 मकान नीचे आ गए एक साथ में। हाँ, 9 मकान सर। हाँ 9 मकान, वो जबरदस्त एकदम। चलो, लिक्विड डैमेज क्या कुल्लू होता साइड है? का था। देखो क्या होता है, टाइम। टाइम एक ऐसा डैमेज है जिसको तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन टाइम की वजह से भी डैमेज होते हैं ना भाई। प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, प्रोजेक्ट डिले हो गया तो क्या हो गया, नुकसान हो गया ना। वो तुम जस्टिफाई कैसे करोगे? भाई डिले हो गया, अब सर वो जो जिसको हैंड ओवर जैसे सर, करना था, हाँ। जैसे पानी बारिश वगैरह हो जाती है। नहीं वो इसके अंदर कवर नहीं होगा ना, वो इसमें कवर नहीं होगा। लिक्विड डैमेजेस का मतलब क्या है? देखो लिक्विड डैमेज, पानी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लिक्विड डैमेजेस मतलब जिसको तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, नॉन क्लेमेबल। हाँ, बारिश की वजह से क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलता है। बारिश हो गया, ज्यादा बारिश हो गई, पानी भर गया साइड के अंदर, तो वो तो अलग चीज है, उसकी वजह से आप एक्सटेंशन दोगे 10 दिन का, 15 दिन का, जितना भी जिस दिन साइड बंद रहा उतना टाइम एक्सटेंड कर दोगे। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है, इन एवरी कंडीशन एवरीथिंग इज ओके, फिर भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा काम डिले कर रहा है, तो क्या होगा, लिक्विड डैमेज लगेगा उसके ऊपर। क्या लगेगा? लिक्विड डैमेजेस लगेगा उस केस में। अगर प्रोजेक्ट सब कुछ ओके होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर डिले कर रहा है, मैन पावर कम कर दिया उसने अपने एंड से ही, अपने अपने तरीके से ही, या मटेरियल की वजह से मटेरियल टाइम पे वो नहीं ला पा रहा है, शॉर्टेज हो गया, उसकी गलती है, उसने टाइम पे क्यों नहीं मटेरियल प्रोक्यूर किया, तो उस तरीके से उन चीजों की वजह से अगर कभी आपके साइट डिले होती है, तो उसके लिए लिक्विड डैमेजेस लगता है, ठीक है, समझ गए।
तो लिक्विड डैमेज वो नहीं है कि पानी की वजह से कोई डैमेज हो रहा है। लिक्विड डैमेज मतलब डिले इन प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर शेल पे लिक्विड डैमेजेस टू द एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 0.5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर ईच डिले व्हेन द वर्क रिमेन अनकम्प्लीट। समझ गए? मतलब कि जितने हफ्ते वो जैसे अभी हमारे कंप्लीशन डेट क्या था, 15 मार्च था ना, 15 मार्च कंप्लीशन डेट था। अब उससे जितना पीछे जाता जाएगा, जितना पीछे वो करेगा, तो 0.5% टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उस पर हम लोग पेनल्टी मारेंगे। 0.5% पर वीक के हिसाब से पेनल्टी मारेंगे उस पर। ठीक है? एक हफ्ता डिले हो गया 0.5, 2 हफ्ते डिले हो गया 1%, ढाई दो 4 हफ्ते डिले हो गया 2%। और कब तक मारेंगे? मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम है क्लाइंट कह रहा है मैक्सिमम कब तक? 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मैक्सिमम क्या? 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब 5% मतलब कितने महीने हो गए? ढाई दो 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 2.5 महीने, 2.5 महीने मान के चलो। 2 से 2.5 महीने है ना, 2.5 महीने करीब उस पर लग रहा है पेनल्टी। तो 2.5 महीने बहुत होता है, 2.5 महीने डिले कर रहा है वो भी छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर, जहां पर कि आप, अब वो 2.5 महीने बहुत क्यों है? क्योंकि हमारा क्या है, माइल स्टोन हमारे फिक्स है। प्रोजेक्ट में माइल स्टोन फिक्स है कि भैया ग्राउंड फ्लोर का तेरे को जो है 60 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। 60 दिन ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट करना है। तो जब अगर मान लो ग्राउंड फ्लोर पे ही वो डिले हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे ही वो डिले हो रहा है, तो हम उसको अलार्म बजा देंगे ना, भाई तू जल्दी कर तेरा डिले हो चुका है। तो इसलिए तू स्पीड अप कर, क्योंकि ऑलरेडी तेरा जो फर्स्ट माइलस्टोन है वो डिले हो गया है, इतने हफ्ते डिले हो गया है। तो उसको फिर हम कवर कर सकते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड वाले माइलस्टोन में उसको कवर कर सकते हैं, ताकि उसका पैसा ना कटे। तो इसलिए जो है, क्योंकि प्रोजेक्ट छोटा है, टाइम हमारे पास पता है हमें कि कितने दिन के अंदर खत्म होना है, 150 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर। तो फिर हम उसको अलार्म बजा देंगे, ग्राउंड फ्लोर पे पता चल जाएगा भैया कितना डिले होने वाला है हमारा प्रोजेक्ट। तो हम उसको पुशअप करेंगे, बोलेंगे भैया जल्दी जल्दी काम खत्म कर, ठीक है। तो उसके बाद जो है ग्राउंड फ्लोर 60 डेज का, और टोटल जो है प्रोजेक्ट उसको 150 डेज के अंदर करना है काम खत्म फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ डेट। इसलिए हमें पता है 2.5 महीने फिर बहुत हो गया। 150 दिन के हिसाब से देखा जाए तो 2.5 महीने बहुत है एक्सटेंशन। ठीक है ना, मतलब उसको कितना, कितना क्या बोलते हैं, आपका लगभग लगभग जो है उसको मिल रहा है एक 1% हो गया आपका कितना, 1% मतलब डेढ़ 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 महीना करीब उसको मिल रहा है। तो बहुत होता है, 45 दिन बहुत है। ठीक। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंसेंटिव। अगर हम कह रहे हैं भैया अगर तू डिले करता है प्रोजेक्ट को तो तेरे पे हम पेनल्टी लगाएंगे, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर क्लाइंट कह रहा है कि भैया अगर वो काम जल्दी खत्म करता है, काम जल्दी खत्म करता है, तो 0.5% पर वीक के हिसाब से हम उसको इंसेंटिव देंगे। तुमने देखा होगा, तुम्हारी साइडों पे काम करते हो तुम, तुम्हारे यहाँ पे कभी माइलस्टोन पार्टीज होती हैं? माइलस्टोन पार्टी होती है भाई तुम्हारी साइडों पे कि नहीं होती हैं? हाँ भाई, साइडों पे माइलस्टोन पार्टी होती है कि नहीं होती है? अरे नफीज, होती है साइड पे पार्टी? सर मेरे टाइम में तो ऐसा कहीं देखा नहीं। 8 साल में देखा ही नहीं कभी माइलस्टोन पार्टी? सेफ्टी का मेरे को एक बार अवार्ड मिला था, और सेफ्टी का रखता है लोग। वो तो बाकी तुमने सेफ्टी का माइलस्टोन किया है, पार्टी मैं नहीं। कह रहा हूँ माइलस्टोन का कभी पार्टी खाए हो कि नहीं खाए हो? नहीं सर, जैसे ऑन टाइम प्रोजेक्ट हो जाए या कोई भी पर्टिकुलर चीज ऑन टाइम, तो माइलस्टोन में समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ऐसा आज तक कोई नहीं, हमेशा डिले चले हो। है। हाँ भाई, तुम्हारे साथ हुआ है विवेक कभी माइलस्टोन पार्टी? हुआ है नहीं? क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो ये चीजें रखती हैं। इससे कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है, इससे कॉन्ट्रैक्टर का प्रोत्साहन बढ़ता है। कॉन्ट्रैक्टर को पता है, देखो उसने प्रोजेक्ट जितने टाइम में करना है वो तो करना ही करना है, उतना तो पैसा उसको मिलना ही मिलना है। लेकिन वो जल्दी खत्म कर देगा तो उसको क्या होगा, शुद्ध प्रॉफिट होगा। ये उसका शुद्ध प्रॉफिट है। 1 करोड़ का काम है, 1 करोड़ के काम में वो 5% अगर इंसेंटिव उठा के ले जाता है, तो 5% कितना होता है, 50 लाख रुपए। कितना हो गया? 50 लाख रुपए हो गया ना। अगर 50 लाख रुपए वो काम जल्दी खत्म करने की उस पर कर ले, तो 50 लाख रुपए तो बिल्कुल प्रॉफिट हो गया उसका। अगर 50 लाख रुपए में से उसने 2-4 लाख रुपए अपने टीम पे खर्च भी कर दिए, तो क्या दिक्कत है, वो खुश होकर काम करेगी।
तो इसलिए क्लाइंट क्या करता है, छोटी छोटी पार्टी देता रहता है बीच बीच में। एक स्लैब गिर गया, दो स्लैब गिर गई, माइलस्टोन की पार्टी दे दिया क्लाइंट। उसको पता है अल्टीमेटली मुझे तो पैसा देना है। प्लस उसको फायदा क्या हो रहा है, उसका काम जल्दी खत्म हो रहा है, वो दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर को क्या फायदा हो रहा है, उसकी मैन पावर जल्दी फ्री हो रही है यहाँ से, पैसा तो उसको देना ही है, प्लस उसको इंसेंटिव और भी मिल रहा है। भाई जो साल भर में उसको काम करना था वो 8-9 महीने में खत्म करके निकल गया, वो 3 महीने बच गए, उसकी मैन पावर का भी 3 महीने बच गए। 3 महीने वो कभी दूसरे प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करेगा उनको, और यहाँ का पूरा पैसा भी ले जाएगा, यहाँ का इंसेंटिव भी उठा लेगा। तो यहाँ डबल फायदा हो गया ना। तो इसलिए क्लाइंट क्या करते हैं या कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि अपने पार्ट जो माइलस्टोन पार्टी है वो करता रहता है बीच बीच में, अगर वो अच्छी कंपनी है तो वो करता रहेगा, ताकि उसके एम्प्लॉयज खुश रहें, उसके एम्प्लॉय जो है वो खुश रहें, ज्यादा काम करें। चलो यार माइलस्टोन, चलो 2-4 बोतल पी लेंगे, उसमें पार्टी हो जाएगी, खाने के लिए मिल जाएगा, घूमने के लिए चले जाते हैं, कंपनीज ले जाती है घुमाने के लिए ले जाती है, वो इसीलिए ले जाती है ताकि बंदे का काम में दिल लगा रहे। नहीं तो क्या है, वही डेली का डेली 6 महीने में एक पार्टी दे दिया, घुमा लिया फिरा लिया, क्या हो गया। इसलिए जो है इंसेंटिव वाली जो है कंडीशन रखी जाती है, अगर आपको सही टाइम पे काम कंप्लीट करना है तो ठीक। इसलिए जो है ये चीजें यहाँ पे रखी हुई है। अगर भैया क्लाइंट वही कर रहा है, अगर भैया आपने काम जल्दी खत्म कर दिया तो 0.5% पर वीक के हिसाब से, और 2.5-5% तक जो है हम आपको काम दे देंगे, पांच मतलब आपको इंसेंटिव दे देंगे। उसके बाद क्या है, गारंटीज। अब मान लो कोई भी जो गारंटी है, जैसे यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का आइटम होगा, तो इसलिए उसने कहा कि वाटर प्रूफिंग की गारंटी आपको कितने साल की होनी चाहिए, 10 साल की होनी चाहिए फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द वर्चुअल कंप्लीशन से, मतलब जिस दिन वर्चुअल कंप्लीशन लेटर आपको मिलेगा वहां से 10 साल की आपको वारंटी देनी है। अगर उसके बीच में फेलियर हो गया तो वो आपको निपटना है, अदरवाइज 1 ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अदर वर्क, सॉरी अदर वर्क 1 ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, पीबीजी। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी क्या होती है, पीबीजी यहाँ लिखा हुआ 10%। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी वैलिडेट कब तक होनी चाहिए, 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फ्रॉम द वर्चुअल कंप्लीशन, मतलब एक वर्चुअल कंप्लीशन के 1 महीने बाद तक की वर्चुअल कंप्लीशन जो आपकी पीबीजी है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। क्यों, क्या होती है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, जैसे कि नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, परफॉर्मेंस, क्वालिटी को लेके ये गारंटी दी जाती है, परफॉर्मेंस को लेके दी जाती है। अगर आपकी क्वालिटी सही नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्टर जो है, क्लाइंट जो है, उसकी वो रिटेन जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है उसको रिटेन कर सकता है, उसका पैसा वो होल्ड कर सकता है क्वालिटी का। और वो इसीलिए 1 महीने एक्स्ट्रा मांग रहा है कि भैया अगर 1 महीने में पता चल जाएगा, मेरा बंदा साइट पे जाएगा, सब चीजें चेक कर लेगा, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो ठीक है, क्वालिटी वाइज हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 10% जो है पीबीजी का हम रोक लेंगे। ठीक है ना। तो ये परफॉर्मेंस को लेके जो है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी रखी जाती है, पीवीजी रखी जाती है, ठीक है, क्वालिटी को लेके ये हम लोग रोकते हैं कॉन्ट्रैक्टर से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, ये है वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन। वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन और कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शंस, ये क्या होते हैं, वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन और कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन क्या होता है। हाँ जी, क्या होता है वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन। देखो कल की डेट में खुदा ना खास्ता कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में कोई झड़प हो गई, कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर है तुम्हारे महाराष्ट्र से और क्लाइंट है दिल्ली का, तो कॉन्ट्रैक्टर केस कर दिया महाराष्ट्र में, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होगा क्लाइंट के साथ, क्या होगा भाई, बोलो भाई। कोर्ट अटेंड करने क्लाइंट को महाराष्ट्र आना पड़ेगा। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है, सर, टाइम है, मनी है, इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, मतलब कि अब कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट को जो है कॉन्ट्रैक्टर के मर्जी के हिसाब से वहां जाना पड़ रहा है। कल की डेट में भैया वो फ्लाइट से जाएगा, आएगा, ये तो है नहीं कि भैया रातों रात एक ही दिन में जो है कोर्ट का फैसला आ जाएगा, सालों लगते हैं कोर्ट के फैसले आने में। तो जितनी भी डेट्स लगेंगी, जितनी भी पेशी होगी, उस पर हर बारी जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में चला जाएगा केस। अगर क्लाइंट कितना भी सॉलिड होगा उसके फेवर में होना होगा, लेकिन अगर वो डेट पे नहीं गया वहां पर, तो फिर वो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में चला जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर यही चाहेगा ना कि मेरे जगह पे हो, और क्लाइंट भी यही चाहेगा मेरी जगह पे हो। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है क्लाइंट के द्वारा कि भैया क्योंकि लोकल में होगा तो लोकल में उसकी पकड़ होगी, लोकल में क्लाइंट की पकड़ होगी, पॉलिटिक्स, दूसरे भी सोर्सेज, फिर उसको खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा है, उसको बार बार आने जाने का जो है
चार्जेस नहीं लगेगा। नहीं तो जितनी डेट पे आना है उस दो अकेला तो आएगा नहीं, दो चार लोगों को लेके आएगा, स्टाफ को लेके आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी साइड में इन्वॉल्व रहेंगे उनको भी लेके आना पड़ेगा। तो फिर उसका खर्चा होगा। 10 बार ही आ गया, एक एक चक्कर उसका 5 लाख का रुपए तक लग रहा है, या 2 लाख रुपए का ही मान लो, तो 10 चक्कर आ गया तो 20 लाख रुपए तो यहीं घुस गए उसके, तो बचा क्या। तो इस हेडेक से बचने के लिए क्लाइंट कहता है कि भैया वेन्यू फॉर आर्बिट्रेशन एंड वेन्यू ऑफ ज्यूरिडिक्शन वो मेरा रहेगा, जहां पर मेरा मैं चाहूंगा वहां पर। मैंने दिल्ली लिखा है तो दिल्ली में ही केस करेगा तू, अगर कल की डेट में कोई डिस्प्यूट होता है। और जहां पर भी वो लिखा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में, वहीं पे वो कर सकता है, अपनी मर्जी से नहीं कि कहीं पे भी केस लड़ लिया उसने या कहीं पे भी एफआईआर कर लिया उसके खिलाफ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी ही परमिट जो लिखा रहेगा वहीं पे वो वेन्यू पे केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा जीसीसी, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन। समझ में आया भाई ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। इसी से ही पूरे प्रोजेक्ट की रूपरेखा तुम्हारे को क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें गारंटीज के बारे में पता चल गया, तुम्हारे को वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन हो गया, रिटेंशन बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, डेट ऑफ कंप्लीशन, वेरिएशन वेरिएशन है कि नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है कि नहीं है, इंसेंटिव्स के बारे में सब चीजें यहाँ पर क्लियर हो गया। तो क्लाइंट को इसी कॉन्ट्रैक्टर का जो हेड मालिक होगा ना, वो यही पढ़ेगा और उसको समझ में आ जाएगा ये मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्रोजेक्ट। ठीक है, और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो 200-300 पन्ने नहीं पड़ेगा, वो आइटम भी नहीं देखेगा, वो यही देखेगा जीसीसी, सॉरी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, बस इसी से क्लियर हो जाएगा उसको। ठीक है, ठीक है जी। तो आज इसको तो ये इतना ही डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड एक बार हाँ, बता दीजिए। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड मेरा छूटा हुआ है सर। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड क्या होता है, वारंटी पीरियड यार। जैसे तुम मोबाइल फोन लाते हो, मोबाइल फोन ले आए, उसके बाद ये मोबाइल बिल बिल पे करने के बाद तुम्हारा मोबाइल में कोई पे करते ही हाथ से गिर गया, टूट गया, अब दुकानदार सही करेगा क्या इसको। नहीं सर, मेरी लाइबिलिटी है। अब वो तुम्हारी लाइबिलिटी हो गई, जैसे ही तुमने पेमेंट किया ना, वो तुम्हारी लाइबिलिटी हो गई। अब वो कहेगा भैया ले जाओ इसको सर्विस सेंटर ले जाओ, वहीं पे जाके सही कराओ, क्योंकि ये वारंटी में चला गया है। जब तक मेरे पास था, बिल नहीं कटाता, तब तक मेरे नाम पे फट जाता इसका बिल। लेकिन अब तुम बिल फाड़ चुके हो तो अब तुम्हारी हेडेक है, तुम जहां मर्जी सही कराओ इसको। वही चीज डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है कि मतलब 1 साल का वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट वही होता है कि हम लोग रिटर्न में दे देते हैं, हाँ जी आज आपका जो है वर्क ऑर्डर खत्म हो गया है, मतलब काम मेजर काम खत्म हो गया, अब यहाँ से आपका वारंटी पीरियड चालू हो गया है। तो वो 1 साल की वारंटी पीरियड होता है, उसको हम लोग डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड कहते हैं इन कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, किसी को कोई डाउट। हाँ भाई, डाउट तो नहीं है किसी को। सर जैसे टेंडर का शुरुआत फॉर्म भरे सर, उसके बाद में ये सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन सर सब उसी में ही शो होगा सर ये। मैंने बताया ना, ये टेंडर के ये पार्ट्स हैं, पेजेस हैं टेंडर के साथ में। ये टेंडर बुक है ना, ये टेंडर बुक है, सपोज ये टेंडर बुक है तुम्हारी, तो इसी के अंदर ये सब चीजें लगी रहेंगी, ये सब चीजें इसमें अटैच रहेंगी। जैसे मैंने 7-8 चीजें बताई ना, इंडेक्स कवर हो गया तुम्हारा, फिर बिल सबमिशन, ये सॉरी क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, टेंडर जो है फॉर्म रहेगा, जीसीसी रहेगा, एससीसी रहेगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहेंगी, ड्राइंग्स की लिस्ट रहेगी, और ड्राइंग्स भी रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स रहेंगी। ये सारी चीजें टेंडर के साथ में ही आती हैं, ये कोई अलग से नहीं मिलती हैं आपको, टेंडर के साथ में बुकलेट के अंदर ही चिपकी रहती हैं ये सारी चीजें। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर को एक एक पेज साइन करके देना होता है क्लाइंट को। अगर एक पेज पे भी साइन ऑफ नहीं हुए ना, तो वो टेंडर रिजेक्ट माना जाएगा, उसका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो एक एक पेज पे साइन और स्टैंप होनी चाहिए। अगर 1000 पेज है ना इस बुक में, तो 1000 के 1000 पेज पे कॉन्ट्रैक्टर के साइन रहेंगे और स्टैंप लगी रहेगी। दैट मीन्स क्या, साइन और स्टैंप का मतलब क्या, कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एंड आई एग्रीड विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। अगर, और फिर ऐसा नहीं है कि उसने उसने तो करके दे दिया और क्लाइंट ने चुपचाप से वो अपने पास रख दिया। क्लाइंट की टीम बाद में उसको पूरा एक एक पेज चेक करती है, एक एक पेज चेक करती है कि कहीं कोई छोड़ तो नहीं रहा कॉन्ट्रैक्टर ने गलती से। कहीं ऐसा ना हो कॉन्ट्रैक्टर ने जानबूझ के वो पेज छोड़ दिया जहां पर की स्पेशल चीज थी, और बाद में जब कॉन्ट्रैक्टर को हमने अलॉट कर दिया वर्क, तब वो बोला सर जी देखो मैंने ये पेज तो साइन ही नहीं किया था, इस कंडीशन में तो मैं एग्री नहीं था। समझ गए, ऐसे भी होते हैं। और कई बार क्या होता है
कि कॉन्ट्रैक्टर जो है लैंग्वेज चेंज कर देता है। अब एक शब्द है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्टर, हैज टू सप्लाइड, हैज टू बी अरेंज बाय कॉन्ट्रैक्टर, हैज टू बी अरेंज बाय कॉन्ट्रैक्टर। और एक उसने कॉन्ट्रैक्टर ने जब टेंडर वापस करके भेजा तो उसमें हैज, उसमें लिख दिया वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी अरेंज बाय क्लाइंट। अब एक शब्द चेंज किया, क्लाइंट की जगह पे कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर की जगह पे क्लाइंट हो गया, लेकिन उसका मायने कितना चेंज हुआ, हो गया ना पूरा चेंज। तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसे भी काम करते हैं। तो इसलिए जो है टेंडरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, एक रखेगा क्लाइंट का डॉक्यूमेंट जो हमने भेजा था, और एक रखेगा जो कॉन्ट्रैक्टर रिसीव हुआ, और दोनों को वर्ड 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 बाय वर्ड जो है वो मैच करेगा, समझे। और उसमें लिखा भी रहता है कॉन्ट्रैक्टर आर नॉट एबल टू मेक एनी चेंजेस, और अगर करता है तो क्लाइंट कभी भी उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और ये टेंडर डॉक्यूमेंट जो है ये लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, ये आप और हम नहीं बनाते हैं। ये इसमें लीगलिटी, लीगल लैंग्वेज इसमें इन्वॉल्व रहती है। एक 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 शब्द के 10 मतलब होते हैं, तो वो वहां पर कौन सा मतलब यूज हो रहा है वो चीजें देखी जाती हैं। और ये टेंडर डॉक्यूमेंट जो है ये लीगल डॉक्यूमेंट में काउंट होते हैं, है ना। ये एग्रीमेंट जो होते हैं ये लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये जो है ये लीगल डिपार्टमेंट के साथ में क्लाइंट की एक लीगल टीम होती है, उसके साथ में बैठ के बनाते हैं ये। हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज इसमें डालते हैं, लेकिन हम बताते हैं किसको, लीगल वाले को, लीगल टीम को, कि भैया ये चीज इस तरीके से ये इसमें डाल, तो फिर वो अपनी लैंग्वेज में उसको बना के वो करेगा, समझिए। ठीक है। जी तो सर। टेंडर डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखो मेरा ये पर्पस ये था कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीजें लगती हैं, आज तुम्हारे काम नहीं आएंगी, ये तुम्हारे काम आएंगी जब तुम आगे चल के 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस होगा, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, जब तुम बिलिंग क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर काम कर रहे होगे तब। लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से मिलती है। कल की डेट में क्या पता तुम्हें ही काम मिल जाए, तुम्हें बिलिंग में बैठा दें, तो कम से कम इंटरव्यू में जाओ तो कॉन्फिडेंस होके तो जाओगे, पता तो रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं, कल से नया स्टार्ट करेंगे इंटीरियर फिट आउट का। भाई सो गए थे क्या महेश? मैं तो लग रहा सो गया। सो गया ही तो। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, ओके। ओके सर, गुड नाइट।